हेलो वेंक्शन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैन और ईबो का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि आर्थर चेन ने प्लान बनाया था ताकि वो ईबो को वार्निंग दे सके। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। एक्सीडेंट होने के बाद से ईबो और भी ज्यादा सतर्क हो गया और उसने जैन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एफर्ट्स भी डबल कर दिए। ईबो को पता है कि उसकी वजह से ना ही केवल वो बल्कि जैन भी खतरे में पड़ गया, इसीलिए उससे थोड़ा अवेयर होना होगा क्योंकि आर्थर चेन कभी भी उनके आसपास हो सकता है। मैं उर्स को आपके आसपास नजर रखने के लिए असाइन करूंगा और मैं अपने ट्रेनी में से एक को उसकी हेल्प करने के लिए भी असाइन करूंगा, हाईकुआन ने ईबो को बताया। जब ईबो प्राइवेट आई के ऑफिस में था तब हाईकुआन ने उसे ये बात बताई। मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट सोचा समझा प्लान है क्योंकि हम अभी तक उस कार के मालिक का पता नहीं लगा पाए। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्सीडेंट करवाने से पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया था। हाओ शुआन ने उनकी बातचीत में शामिल होते हुए कहा, मुझे रूस में से एक रिपोर्ट मिली। वहाँ के कुछ आदमी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को इसके बारे में पता नहीं। जब वो लोग यहाँ आने का प्लान बना रहे थे तब मेरे एक फ्रेंड ने उनकी बातचीत को गलती से सुन लिया था। ईबो ने कहा, आप इस सब की रिपोर्ट क्यों नहीं करते? हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन इस सब के लिए कुछ कदम उठाए। हाओ शुआन ने कहा, पैंथर, हम अभी भी इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कह सकते। उस पर्सन ने सिर्फ यही सुना कि वे लोग यहाँ आने वाले हैं, लेकिन वो लोग किस वजह से यहाँ आने वाले हैं वो उसे भी नहीं पता। अगर हमने बिना किसी सबूत के ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट किया तो वो पर्सन खतरे में पड़ जाएगा। ली बोवेन ने हाओ शुआन को जवाब दिया, आइस प्रिंस, मुझे लगता है कि अब आपको तैयार रहना होगा। मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ कुछ तो परेशानी खड़ी कर देंगे और आपको अपनी और जैन की भी प्रोटेक्शन करनी है। जैन भी इस वजह से खतरे में हो सकता है क्योंकि वो हमेशा आपके साथ जो रहता है। ली बोवेन ने ईबो का सामना करते हुए कहा, थैंक यू हॉक, वैसे भी मैं हमेशा खतरे के लिए तैयार हूँ। आर्थर चेन बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन मुझे पहले खतरे की वार्निंग देने के लिए वो थोड़ा स्टूपिड भी है। वो मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वो मेरे पास आया भी तो मैं उस पर कोई भी दया नहीं करूँगा। ये चीन है, रूस नहीं। ईबो ने अपनी मुट्ठी को टेबल पर पटकते हुए कहा, ईबो, तुम्हें जो सही लगता है वो करो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को मत तोड़ो क्योंकि तुम उसकी वजह से परेशानी में पड़ सकते हो। हाईकुआन ने उसे याद दिलाया, आइस प्रिंस, मैं आपके लिए बैकअप बनूंगा। उसके बगल में बैठे हुए सुंग एवन ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, आइस प्रिंस, ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, बल्कि ये इसीलिए है कि मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। सुंग एवन ने मुस्कुराते हुए कहा, पैंथर हॉक, तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम्हें क्या करना है। मैं वैंग शो से कांटेक्ट करूंगा और आइस प्रिंस, तुम ये श्योर करो कि जैन पर नजर रखो और उसे सेफ रखना। मैंने मिस्टर शाओ शू इंग के साथ रहने के लिए किसी को असाइन किया है। उनके पास बहुत से बॉडीगार्ड है, लेकिन ये अच्छा होगा कि हमारे लोग उनके साथ रहे। हाईकुआन ने कहा, जगुआर, मुझे याद है कि हमारे कुछ ट्रेनी है जो उसी कॉलेज में पढ़ते हैं जिस कॉलेज में जैन पढ़ता है। मुझे लगता है कि वो ट्रेनी हमारी हेल्प कर सकते हैं। ली बोवेन ने सभी की ओर देखते हुए कहा। उन सभी ने अपने मन में विचारों के साथ मीटिंग को खत्म किया। ईबो बस यही सोच रहा था कि जैन को कैसे प्रोटेक्ट रखे और आर्थर चेन से कैसे छुटकारा पाए। अब दूसरी तरफ जैन के कॉलेज में, जैन गग, क्या तुम अब भी हमें याद करते हो? पेइजिन ने कॉलेज के कैफेटेरिया में जैन के पास जाते हुए कहा। अजनबी पर्सन को देखकर जैन ने अपनी चिन को ऐसे पकड़ रहा था मानो वो कुछ सोच रहा हो कि इन लोगों को उसने कहाँ देखा था। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जैन ने कहा, हम वो लोग हैं जो जेम्स सुवांग के अंडर ट्रेनिंग ले रहे थे और हम ट्रेनिंग के पहले दिन से आपके साथ है। और हम वही लोग हैं जो आपको क्लिनिक ले गए थे जब आप बेहोश हो गए थे और आप गोचेंग आगे कुछ कहने ही वाला था तभी फैंगजिन ने अपने हाथों से उसका मुंह ढक दिया। बहुत हुआ, तुमने बहुत कुछ समझाया उसे। फैंगजिन ने जैन को देखते हुए कहा, अरे हाँ, मुझे याद आया, ट्रेनिंग के दौरान हम मिले थे। जैन ने कहा और उन्हें अपने साथ बैठने के लिए कुछ जगह दे दी। ठीक है दोस्तों, तो क्या चल
रहा है, क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं? जहान ने अपने आईब्रोज को सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं जहान गग्गा, हम तो सिर्फ आपके करीब रहना चाहते हैं, हम आपके फ्रेंड्स ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। क्या अगर आप सभी बुरा नहीं मानेंगे तो क्या हम आपके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं? गुओ चेंग ने शुओ चेंग को देखते हुए जवाब दिया, जो उसे देखकर अपने आईज को रोल कर रहा था। जरूर गाइज, आप सभी का हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में वेलकम है। जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। मेंग जेई ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मैं मेंग जेई हूँ, जहान के ब्यूटीफुल और क्यूट दोस्तों में से एक। खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसने एक स्माइल दी। मेंग जेई ने जिस तरीके से लड़कों से खुद को इंट्रोड्यूस किया था, उसे सुनकर शुओ चेंग जो पानी पी रहा था उसे खांसी आने लगी। वैसे दोस्तों, मैं पेई शिन हूँ, ये गुओ चेंग है और ये फैंजिन है। हम तीनों आप लोगों से मिलकर खुश है, उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि हमारे फ्रेंड ग्रुप में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब इसमें और ज्यादा फ्रेंड्स ऐड हो गए हैं। जहान ने हंसते हुए जोरों से कहा। बाय द वे जहान, क्या तुम्हें वो पर्सन मिला जो तुम्हें वो फ्लावर सेंड कर रहा था? मेंग जेई ने अचानक से जहान से सवाल पूछा। अरे हाँ, एक्सीडेंट के बाद उस पर्सन ने एक बार फ्लावर सेंड किए थे और फ्लावर के साथ एक नोट भी सेंड किया था। उस नोट में उसने ऐसा लिखा था कि जल्दी से ठीक हो जाओ, लेकिन उसके बाद से उसने एक भी फ्लावर बुके सेंड नहीं किया। मेंग जेई को जवाब देते हुए जहान के चेहरे पर उदासी छा गई। जहान अपनी फीलिंग्स को दूर करने के लिए जूस का एक घूंट लेता है, जिससे वो समझ नहीं पाया कि ये फीलिंग्स कैसी है। वो ये भी नहीं जानता कि ये मिस्टीरियस सेंडर कौन है, लेकिन फिर भी जहान उस मिस्टीरियस सेंडर को याद करता है। हर बार जब जहान नींद से उठता है तो वो बस यही उम्मीद करता है कि वो सेंडर उसे फ्लावर भेजेगा और वो सेंडर उसके लिए कुछ नोट्स भी लिखेगा, जिस नोट को पढ़कर जहान अपने दिल में वार्मनेस महसूस करता है। तीनों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे जहान और मेंग जेई की बातचीत को सुन रहे थे। वैसे जहान गग्गा, मैंने वैंग यीबो को यहाँ नहीं देखा। वो कहाँ है? उसे यही होना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है। फैंगजिन ने ईबो की एब्सेंस को नोटिस करते हुए पूछा। जहान गग्गा, यूबिन चिल्लाते हुए और अपने हाथों में फ्लावर लेकर उनकी ओर दौड़ रहा था। जहान और बाकी लोगों ने अपनी नजर यूबिन की ओर घुमाई, जो अपने हाथों में कुछ फ्लावर पकड़े हुए था। जहान गग्गा, ये फ्लावर्स आपके लिए है। ये फ्लावर्स अभी अभी डिलीवर हुए हैं। जब मैं कैंपस में था तब मैं डिलीवर मैन से टकरा गया, जो ये फ्लावर्स डिलीवर करने के लिए आया था, जीली ने कहा, जो यूबिन के साथ था। यूबिन ने तुरंत उन फ्लावर को जहान को दे दिया। उस फ्लावर बुके में एक नोट भी था। जहान ने जल्दी से उस फ्लावर बुके में से वो नोट को खोल दिया और उसे रीड करने लगा। हैव अ नाइस डे, ये मैसेज उस नोट में लिखा हुआ था। उस नोट को पढ़कर जहान ने फ्लावर को स्मेल किया। उसके बाद वो स्माइल करने लगा। अय्या, लगता है कि जहान अब खुश है। उसके सीक्रेट एडमायर ने उसके लिए फ्लावर जो भेजे। मेंग जेई ने जहान को चिढ़ाते हुए कहा। वैसे जहान गग्गा, तुम्हारा सीक्रेट एडमायर कौन है? फैंगजिंग ने पूछा। अरे तुम बेवकूफ, अगर वो उसके बारे में जानता तो वो उससे सीक्रेट एडमायर क्यों कहता? गुओ चेंग ने फैंगजिंग के कंधे पर मारते हुए कहा। वैसे जहान गग्गा, ईबो कहाँ है? वो तुम्हें लेने के लिए यहाँ आने वाला था, उसका क्या हुआ? यूबिन ने आसपास चेक करते हुए कहा। जहान ने उन फ्लावर को टेबल पर रख दिया। उसके बाद उसने अपनी कलाई की घड़ी पर टाइम देखा। टाइम को देखकर उसने अपने दांत पीस लिए। वो कमीना अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? जहान ने अपने मन में सोचा। इस बीच ईबो जहान के कॉलेज के रास्ते में अभी भी ट्रैफिक में फंसा हुआ था। ईबो ने हर बार अपनी स्मार्ट वॉच को चेक किया, क्योंकि उससे लगभग देर हो चुकी थी। तभी उसी समय एक मोटरसाइकिल उसके पास से गुजरती है। ईबो ने उस ड्राइवर को देखने के लिए अपनी आंखें घुमाई। उस ड्राइवर ने अपनी पहचान को रिवील करने के लिए अपना हेलमेट थोड़ा ऊपर उठाया। आर्थर चेन, ईबो ने दांत पीसते हुए कहा। उसने बाइक के हैंडल मजबूती से पकड़ लिए। अरे वैंग ईबो, आर्थर चेन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। ईबो ने आर्थर चेन को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। ईबो ने ये देखने के लिए अपनी नजर घुमाई कि ट्रैफिक पहले से ही चल रही है या नहीं।
ईबो चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उनके आसपास बहुत से लोग थे। तभी ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई और ईबो जहन के कॉलेज जाने ही वाला था। तभी आर्थर चेन ने उसे रोक लिया। कम ऑन ईबो, तुम इतनी आसानी से नहीं जाने वाले हो। क्या तुम अब मेरे साथ गेम नहीं खेलना चाहते? क्या तुम हारने से डरते हो? आर्थर चेन ने ईबो को भड़काते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहा। आर्थर चेन ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाने के लिए क्लच पर पैर रखते हुए उसने गाड़ी की रेस बढ़ा दी। बाइक की रेस बढ़ाने की वजह से वहाँ बहुत शोर होने लगा। तभी ईबो उसे देखकर मुस्कुराया। क्या सच में तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम खुद अपनी परेशानी की तलाश कर रहे हो। ईबो ने अपने ओपोनेंट को अपनी आंखों के कॉर्नर से देखते हुए अपने मन में सोचा। ईबो को ये पता है और उसे खुद पर विश्वास भी है कि अगर यहाँ रेस हो जाएगी तो वो आर्थर चेन को आसानी से हरा सकता है। उसके बाद आर्थर चेन ने अपने बाइक को साइड पर लगा दिया। वो ईबो के पास जाते हुए अपना हेलमेट उतारने लगा। ये सब करते हुए वो बस ईबो को भड़का रहा था। आर्थर चेन अपने पास आते देखकर अब ईबो पीछे हटने वाला नहीं था। इसकी वजह से उसने अपनी स्मार्ट वॉच का यूज करते हुए वुड्स को कॉल किया। उसने जल्दी से अपनी वॉच को वायरलेस ईयरफोन से कनेक्ट किया। उसने सुंग यॉन को जहन को कॉलेज से घर ले जाने के लिए कहा। ईबो जानता है कि वो जहन को ले जाने के लिए नहीं जा सकता। मुझे अब इस कमीने को फिर से सबक सिखाने की जरूरत है। जैसे ही आर्थर चेन ईबो की ओर बढ़ रहा था, उसे देखते हुए ईबो ने अपने मन में सोचा, सुंगयॉन, बस ये मेरे लिए करो। जहन को कॉलेज से लेकर उसे घर ड्रॉप करो। अब यहाँ जो कुछ भी होने वाला है मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। ईबो ने सुंगयॉन से कहा और उसने जल्दी से कॉल को कट कर दिया। ईबो जानता है कि उसके बाकी के टीम मेंबर्स को उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा कि वो कहाँ है, क्योंकि उसकी स्मार्ट वॉच में ट्रैकर्स लगा हुआ है। ईबो, तुम सच में अभी भी नहीं बदले। तुम अब भी वही कोल्ड पर्सन हो जो खुद पर बहुत प्राउड करता है। आर्थर चेन ने अपने हेलमेट को ईबो की बाइक पर फेंकते हुए कहा। ईबो ने जल्दी से अपने बॉडी को स्विंग किया और उस हेलमेट को पकड़ते हुए उसने आर्थर चेन के हाथ को लात मारी। ईबो ने ये कलाबाजी करते हुए वो अपने बाइक पर सेफली लैंड हो गया। वाओ, ये सच में बहुत अच्छा है। ईबो को ऐसा स्टंट करते हुए देखकर उधर कार और बाइक ड्राइवर ने हैरानी से देखते हुए कहा। वे सब पहले से ही जानते हैं कि उन दोनों के बीच क्या हो रहा है और वो सब लोग टेरिबल ट्रैफिक से चिढ़ने के बजाय ऐसा शो देखना पसंद करते हैं। ईबो का स्टंट देखकर आर्थर चेन ने ताली बजाई, जैसे कि ईबो ने जो कुछ भी किया वो उससे इम्प्रेस हो गया हो। ग्रेट वैंग ईबो, तुमने सच में अच्छा किया। आर्थर चेन ने हंसते हुए और उसे चिढ़ाते हुए कहा। आर्थर चेन, मैं ऐसा कुछ करूं जिसके लिए तुम बाद में पछताओगे, और ये सब होने से पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ईबो ने अपने लो वॉइस में लेकिन दांत पीसते हुए कहा। ओ सच में वैंग ईबो, मुझे लगा कि तुम एक ग्रेट पर्सन हो, इसीलिए सभी लीडर ने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम अब पीछे हट रहे हो। तुम सच में एक डरपोक हो। आर्थर चेन ने ईबो को देखते हुए कहा। ईबो, जो उसके खिलाफ लड़ने के लिए चारों ओर देख रहा था, उससे लड़ो सर, हम भी असली लड़ाई देखना चाहते हैं। अपनी कार की खिड़कियों से अपना सिर बाहर निकालते हुए लोग चिल्लाने लगे। कुछ लोग लड़ाई देखने के लिए अपने कार से भी बाहर निकले। ईबो ने ट्रैफिक सिग्नल को देखा जो अभी भी रेड था। ऐसा लगता है कि ट्रैफिक कंट्रोलर भी उनकी फाइट को देखना चाहता हो। ईबो ने अपने ग्लोव्स उतारे और उसने धीरे धीरे अपना हेलमेट भी उतारा। हेलमेट को निकालने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और अपने बालों को पीछे कर लिया। ओ माय गॉड, वो सच में बहुत हैंडसम है। वो एक एक्शन स्टार की तरह दिखता है। कार में से एक लड़की जो ईबो के बहुत करीब थी, उसने ईबो के चेहरे को देखकर चीख रही थी और खिलखिला रही थी। ईबो अपने मोटरसाइकिल पर बैठा रहा और इंतजार करने लगा कि आर्थर चेन आगे क्या करना चाहता है। आर्थर चेन जैसे ही ईबो के सामने पहुंचा, उसने उससे एक मुक्का मारा, लेकिन ईबो ने उसके मुक्कों को चकमा देने की कोशिश की। ईबो के हाथ में जो हेलमेट था उसने उससे वार किया और ये वार आर्थर के चेहरे पर जो हेलमेट था उससे टकराया, जिसकी वजह से आर्थर चेन थोड़ा डगमगाने लगा, क्योंकि ईबो के हिट के कारण उसके छोटे से कट से खून बह रहा था। उसके बाद आर्थर चेन ने भी उस पर हमला किया, लेकिन इससे पहले आर्थर चेन उस पर वार करता, ईबो ने अपने बॉडी को स्विंग किया और उसने कुछ स्टंट करते हुए आर्थर चेन के पीछे नीचे उतर गया।
आर्थर चेन जो इस सब के लिए तैयार नहीं था, वो ईबो के बाइक के साथ नीचे गिर गया। इतना होने के बाद भी आर्थर चेन ने हार नहीं मानी। आर्थर चेन, मैं तुम्हें पीछे हटने का टाइम देता हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इससे पछताओगे। ईबो ने आर्थर चेन के चेहरे को देखते हुए कहा, ईबो, तुम्हें ही ऐसा लगता है, लेकिन ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। आर्थर चेन ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। आर्थर चेन ने ईबो को लात मारने की कोशिश की, लेकिन ईबो उससे तेज था और उसने जल्दी से आर्थर चेन को चकमा दे दिया। चकमा देने के बाद ईबो ने स्विंग होकर आर्थर चेन को लात मारी, जिसकी वजह से आर्थर चेन नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से आर्थर चेन का सिर सीमेंट के रोड पर लग गया। इसकी वजह से उससे खून निकल रहा था। आर्थर चेन अपना सिर और पेट पकड़कर दर्द से कर रहा उठा। इतने पेन में होने के बावजूद भी उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से उठ नहीं पाया क्योंकि ईबो की किक बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आर्थर चेन ने ईबो को देखकर गाली देते हुए अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उससे एहसास हुआ कि वो ईबो से फिर से हार गया। अपनी जीत को हासिल करने के बाद ईबो ने अपनी बाइक को लेकर वो जगह छोड़ दी। ये लड़ाई सच में बहुत बोरिंग थी। ईबो ने जाते हुए कहा कि तुम सच में इतने बेकार हो, तुम तो लड़ भी नहीं पाए, तुम सच में घटिया हो। आर्थर चेन के पास वाली एक कार के ड्राइवर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, जिससे आर्थर चेन का गुस्सा और भी बढ़ गया। ईबो, मैं इस सब के लिए तुम्हें सबक सिखाऊंगा और इस सब के बाद तुम्हें एहसास होगा कि मुझसे पंगा लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। आर्थर चेन ने अपना फोन निकालते हुए और किसी को कॉल करते हुए कहा। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।